हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन टॉपिक को। ये आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका 12th लेक्चर है। इससे पहले 11 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक्स को और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप उन सभी वीडियोज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो एक जैकेट की तरह है जो कि हमारे प्लैनेट के अराउंड होती है। यानी कि जैकेट हमें क्या करती है, सर्दियों में प्रोटेक्ट करती है। तो वैसे ही ओजोन लेयर जो है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब किस चीज से प्रोटेक्ट करती है और एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स में ये पाई जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए डायग्राम में या फिर इसमें आपको दिख रहा होगा इमेज में कि ये आपका अर्थ है। इसके अराउंड यहाँ तक एक लेयर है और यहाँ तक दूसरी लेयर है। हम सिर्फ दो लेयर्स के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि ओजोन लेयर आपको कहाँ मिलती है, कौन सी लेयर में मिलती है। पहली लेयर जो अर्थ के अराउंड होती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। सबसे नीचे की लेयर है, अर्थ के सबसे पास की लेयर है, 10 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होती है। ये लेयर जो है इसमें एयर मिलेगी जिसमें आप सांस लेते हैं, और क्लाउड्स, इन्हीं की वजह से सारे वेदर जो हैं वो डिसाइड होते हैं कि अभी कौन सा वेदर है। और क्लाउड्स भी आपको इसी में मिलेंगे, ये जो फर्स्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर दूसरी लेयर है। ये अराउंड 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होती है। यहाँ पर ज्यादातर कमर्शियल एरोप्लेन्स जो हैं वो आपके उड़ते हैं और इसी में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ मतलब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है, और बीच में या थोड़ी दूर पर ही 30 किलोमीटर तक के एरिया में ही आपको कहीं पर ओजोन लेयर आपकी मिल जाएगी, राइट। अब जान लेते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल कैसा होता है। ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया O3। किसी भी गिवन टाइम पे ओजोन मॉलिक्यूल्स स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में बन भी रहे होते हैं, फॉर्म भी हो रहे होते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं। और अगर हम बहुत साल का डेटा एक साथ देखें तो हमें पता चलेगा कि ओजोन जो है उसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है, राइट। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, बहुत सारे अगर टाइम का हम डेटा देखें तो। अब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोडक्शन हो कैसे रहा है? हमने लास्ट वीडियोस में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात की थी जो कि एज अ पोल्यूटेंट हो काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो ये लेयर है ये हमारी मदद कर रही है, हमारे काम आ रही है। तो इस लेयर के बारे में जान लेते हैं, बनती कैसे है। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो यूवी सनलाइट यानी कि यूवी रेज के प्रेजेंस में दो ऑक्सीजन एटम्स में टूटती है। ऑक्सीजन रेडिकल अगर हम इसे बोलें तो। और ये जो ऑक्सीजन रेडिकल होते हैं ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं कि ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाए। तो और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके स्ट्रेटोस्फेयर में है उसके साथ ये रिएक्ट करके और ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ पर हमने दो देख रहे हैं, मतलब हमने जो ये एक और एक एटम है ये यहाँ आए और ये किसी ना किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर और ओजोन का फॉर्मेशन करती है। ओजोन ब्रेक कैसे हो रही है? उसी सनलाइट के अंडर जो ओजोन है वो टूट रही है एज ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि O2 और O की फॉर्म में वो टूट भी रही है। तो ये जो प्रोसीजर है ये कॉन्स्टेंटली हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में चल रहा है, क्योंकि वहां पर यूवी रेज वहां तक आ सकती हैं, ओजोन लेयर तक, और वहां पर जो आपका ये प्रोसीजर है ओजोन के बनने और ओजोन के ब्रेक होकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में टूटने का, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। इसीलिए आपको जो अमाउंट है वो स्टेबली मिलती है हमेशा। अब ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है? क्या रीजन है डिप्लीशन का? अगर हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ओजोन रहती है तो डिप्लीशन के क्या रीजंस हैं? ओजोन डिप्लीशन, ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ ओजोन लेयर। बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि ओजोन होल के नाम से हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को जानते हैं, तो कोई होल हो गया है ओजोन लेयर में। ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर मोटी परत थी तो कहीं पर अगर पतली परत हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, तो उसी को हम ओजोन डिप्लीशन बोल देते हैं।
in the upper atmosphere caused by the release of chemical compounds containing gaseous chlorine, बहुत important, क्लोरीन होना चाहिए उन कंपाउंड्स में और या फिर ब्रोमीन होना चाहिए, उनकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, या तो किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। The thinning is most pronounced in the polar regions, especially over Antarctica. जो आपका अंटार्कटिका वाला एरिया है उसमें इस तरीके से थिनिंग देखी गई। 1980 में आप देख सकते हैं थोड़ा कम थिनिंग थी, उसके बाद धीरे धीरे ये जो ओजोन की थिनिंग है या ओजोन का जो होल है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, तो आपने सुना होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में। कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये CFCs? फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर में यूटिलाइज होते हैं, एसीज में यूटिलाइज होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूटिलाइज होते हैं, पेंट्स में यूज होते हैं और स्प्रेज में यूज होते हैं, राइट। तो ये जो है ये सभी आपके सोर्सेज हैं CFC के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, जो कि बहुत बड़ा रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि CFC किस तरीके से ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एनी ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन। कार्बन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए और क्लोरीन होना चाहिए। इन तीनों का अगर मिक्सचर मिलता है तो उन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, अगर इसमें हम हाइड्रोजन को भी मिला दें तो ये कहलाएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और HCFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रियॉन्स। अगर आप फ्रियॉन वर्ड सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पर भी CFC की ही बात हो रही है। अब देखिए, हमने बात पिछली स्लाइड में ही आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला है CF2Cl2, राइट। यहाँ पर फ्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है और कार्बन है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, ये एक क्लोरीन इसमें से ब्रेक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये अलग हो गया, बाकी का जो कंपाउंड था वो अलग हो गया। अब ये एक क्लोरीन रेडिकल जो है ये क्या करता है, आपके ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करता है। और क्योंकि जो ओजोन में तीनों ऑक्सीजन है वो एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा कमजोर तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए क्लोरीन इसके साथ जाकर जुड़ जाता है, राइट। और जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये बच गया O2, राइट। अब ये जो ClO था ये फिर से जो आपके पिछले प्रोसेस में हमने देखा था कि O3 से O2 प्लस O बन रहा है, ये रिलीज हो रहा था, उसके साथ ये ClO रिएक्ट करेगा और क्लोरीन फिर से अलग हो गया, राइट, ये रेडिकल फिर से बन गया और ये जो है हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल गया जो कि स्टेबल होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेडिकल था ये आपका सिर्फ एक बार रिलीज हुआ है और ये बहुत सारे ओजोन्स को तोड़ सकता है, ये बहुत सारे ओजोन्स से जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर सकता है और O2 स्टेबल फॉर्म में दे सकता है, फिर ये ClO बनाएगा, फिर ये Cl जो O है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एटम के साथ और फिर से Cl अलग हो जाएगा। तो ये एक जो क्लोरीन रेडिकल है ये बहुत सारे ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसी वजह से जो एरिया है वहां पर ओजोन की थिनिंग हो जाती है, वहां पर ओजोन की जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसके लिए क्या किया गया, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा हो रहा था और ये पता चला तो इसके लिए क्या किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, फाइनलाइज हुआ था 1987 में। ग्लोबल एग्रीमेंट है, सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने अग्री किया था कि हमें स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को बचाना है, क्या करते हुए, फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो CFCs हैं या फिर HCFCs हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, उनके प्रोडक्शन को भी हमें कम करना है, धीरे धीरे करके उन्हें खत्म ही कर देना है और कंजम्पशन को भी कम करना है। तो इस पर एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि फाइनलाइज हुआ था 1987 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 1989 में। तो
ये जो है ये मॉन्ट्रियल में हुआ था और इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन सभी से रिलेटेड जो भी हमने आज पढ़ा, इन सभी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बाकी प्रोटोकॉल्स को भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने इन्हें इसलिए रखा ताकि आपको पता रहे और याद रहे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, या फिर ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को बचाने की बात की गई है वो कौन से प्रोटोकॉल में की गई है। तो आपको ये याद रहेगा। आई होप आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी हो। अगर आपने देखी है तो थैंक यू सो मच। आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन है नेट से रिलेवेंट वो भी मैं वहाँ पर डिस्कस करती हूँ। तो आप मुझे इन सभी चैनल्स और पेजेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो। शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके अपने फीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। अपने कुछ सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।